नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि जितना देखने में सहज लगता है नाड़ी शोधन उतना सहज है नहीं। सारे लोग कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां करते ही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कमर सीधी होना बहुत जरूरी है। तो सिद्धासन में बैठिए और नाड़ी शोधन के अभ्यास के लिए आपको हाथों की वैसे तो प्रणव मुद्रा बनानी है। इसको प्रणव मुद्रा कहते हैं। अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को मोड़ लिया और उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेनी है तो राइट साइड की नाक को बंद किया। ये दोनों उंगलियां जो आपकी बची हैं उसको आज्ञा चक्र पे रखा। धीरे से श्वास ली, इस तरह निकाल दिया। लेफ्ट से जब श्वास लेंगे फिर राइट से निकाल लेंगे और राइट से श्वास लेंगे तो लेफ्ट से निकालेंगे। बिल्कुल सहज भाव से नाड़ी शोधन प्राणायाम करते जाएंगे। श्वास लेते समय धीरे धीरे चेस्ट ऊपर और श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे चेस्ट नीचे। और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम इतना सहज होना चाहिए कि आपके पास में कोई बैठा है तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप प्राणायाम कर रहे हैं। उसमें कोई साउंड नहीं आनी चाहिए, बहुत एफर्ट्स नहीं होने चाहिए। आपकी जो फेशियल मसल्स हैं वो पुल नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इस तरह करते हैं, ये गलत है। बिल्कुल आराम से करना है आपको। करते जाएंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक्चुअली प्राणायाम क्या है और हम क्यों कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस आपकी रुकनी नहीं चाहिए, वो लगातार करते जाएंगे। देखिए, प्राणायाम का मतलब है प्राण प्लस आयाम। प्राण मतलब क्या? हमारी जो वाइटल एनर्जी है, और आयाम मतलब उसको एक हमें उसकी निश्चितता करनी, उसका प्रोलॉन्गेशन करना, उसी को हम प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम जो है वो योगा का 4th पार्ट है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम। तो प्राणायाम के जो 8 टाइप्स बताए गए, जिसमें नाड़ी शोधन का वर्णन नहीं है, नाड़ी शोधन बाद में बताया गया है। और नाड़ी शोधन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट पे नाड़ी शोधन का इफेक्ट है। इवन नाड़ी शोधन अगर दिन में 3 बार हम 15-15 मिनट करते हैं तो वेट लॉस भी होता है, इससे फैट बर्न भी होता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते जाएंगे। और प्राणायाम से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। प्राणायाम से सबसे ज्यादा हमारा ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है। CO2 जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग में बाहर नहीं निकाल पाते, नाड़ी शोधन प्राणायाम में या कोई भी प्राणायाम हम करते हैं तो हम CO2 बहुत अच्छे से हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, जो कि टॉक्सिन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, प्राणायाम करने से जो हमारे ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई जाती है उससे हमारे न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हैं और हमारी जो स्ट्रेस है, हमारी जो चिंता करने की आदत है वो भी कम होती है। ब्लड ऑक्सीजनेट ज्यादा से ज्यादा होता है और हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम करने वाले मनुष्य ज्यादा फ्लेक्सिबल है जो ब्रीथिंग नहीं कर रहा है उसके कंपेरिजन में। और नाड़ी शोधन प्राणायाम से जब हम कुंभक लगाना स्टार्ट करते हैं तो हम अपने श्वास को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। मतलब एक बार हमने ब्रीथ करी, उसके बाद 4 टाइम तक हम होल्ड करते हैं और दुगने समय में ब्रीथ बाहर निकालते हैं। अब एक बार आप लोग कुंभक के साथ नाड़ी शोधन करें। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसको पहले हम बोलते हैं, श्वास लेने को बोलते हैं पूरक, फिर बोलते हैं कुंभक मतलब होल्ड करना, कुंभक मतलब घड़ा, कुंभ मतलब घड़ा, उसको होल्ड करना, और रेचक मतलब बाहर निकालना। एक बार देखिए, इसका जो रेशियो है ब्रीथ होल्ड करने का और निकालने का वो है 1:4:2। सपोज करिए 5 की काउंटिंग तक हमने ब्रीथ इन करी, 20 की काउंटिंग तक ब्रीथ होल्ड करी,
और 10 की काउंटिंग में ब्रीथ आउट करें। लेकिन आपको आपके ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं करना है, अंदाजन करें, क्योंकि इतना एकदम होल्ड आप कर भी नहीं पाएंगे, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मेरे साथ करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास ली। अब उंगलियों से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को भी बंद कर लिया। नाक पूरी बंद है आपकी, श्वास कहीं से भी बाहर नहीं निकलेगी। अभी आप कुंभक की स्थिति में है। कमर सीधी रखिए। जब आपको लगे कि अब मैं होल्ड नहीं कर सकती हूँ, तो धीरे से राइट साइड से श्वास निकाल दी। फिर राइट साइड से श्वास ली, दोनों तरफ की नाक को बंद करा और लेफ्ट साइड से श्वास निकाल दी। इस तरह हमने कुंभक के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया है। अब आप 2 राउंड फिर से कुंभक के साथ करिए। कुंभक के साथ जब कुंभक के साथ हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, तो ऐसा बताया गया है पतंजलि योग में कि जो वायु है वो हमारे अंदर घूमती है, हमारे लंग्स में, हमारे ट्रैकिया में, और वो ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स को फिर जब हम बाहर निकालते हैं तो बाहर निकलती है। अध्यात्म में तो इसकी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, लेकिन हम अभी सिर्फ शारीरिक बेनिफिट्स ही इसके समझेंगे। और 1 राउंड फिर से कुंभक के साथ नाड़ी शोधन का करेंगे। बिल्कुल धीरे से, दुगने समय में वायु को बाहर निकालना है आप, दुगने समय में। वापस। अब हम करेंगे दूसरी ब्रीदिंग प्रैक्टिस। कोशिश करिए, अगर जिन लोगों का सैचुरेशन डाउन हो रहा है उनके पास पल्स ऑक्सीमीटर होंगे, ये सारी ब्रीदिंग करते वक्त पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रखें और देखें सैचुरेशन कितना अच्छे से बढ़ रहा है। जब हम ये फिगर्स को अच्छा देखते हैं तो हमारे मन में भी तसल्ली होती है, हमें उस स्ट्रेस से रिलीव होने का सहारा मिलता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम उसकी प्रैक्टिस और अच्छे से करें। तो पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करके करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक तरीके से प्रमाणित भी लगेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे भस्त्रिका। कमर सीधी रखेंगे, सिद्धासन में बैठेंगे, हाथ ऊपर। भस्त्रिका आप लोगों को सबको पता है, श्वास के साथ हाथों को नीचे पुल करना है और नाक से श्वास छोड़नी है फोर्सफुली। बिल्कुल सहज भाव से भस्त्रिका करते जाइए। वापस आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ। अब नेक को लेके जाएंगे स्लोली, राइट, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। देखिए 2 ही ऐसे प्राणायाम हैं जिसमें ब्रीदिंग हम श्वास मुंह से लेते हैं।
इस प्राणायाम में हमें क्या करना है, दांतों को बंद करना है और उसके पीछे जुबान लगानी है। बाकी प्राणायाम में सहज भाव से फेशियल मसल्स यूज नहीं होती, ये वाली सारी, लेकिन इस प्राणायाम में फेशियल मसल्स का यूज है। देखिए कैसे करें। करते जाएंगे। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी थायराइड बोन है यहाँ पे, जो कि चारों तरफ से सिर्फ मसल से ही सस्पेंडेड, वो हमारे एयरवेज के सामने होती है ना। जब ठसका लगता है तो हमारा एपिग्लॉटिस उसको रिएक्ट करता है, उसी के सामने हायोइड बोन होती है। हायोइड बोन को हम ऐसा समझे कि सर्कस में जो झूले होते हैं ना, उसमें जो बीच की लकड़ियां रहती हैं, जो हर तरफ से रस्सियों से बंधी रहती है, वैसा ही उसको समझे। जब हम इस तरह से शीतकारी करेंगे तो हमारी हायोइड बोन एलिवेट हो जाती है, मतलब हम उसे ऊपर की तरफ खींचते, मतलब पूरा ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं हमारी ओरोफेरिंग्स का। तो इससे ब्रीदिंग और अच्छी होती है और ये सारी मसल टोन होती है। ये मसल्स का रोल बहुत है। जब हम सांस गले तक लेते हैं और गले से जब ट्रेकिया में फेफड़ों पे जाती है, ये एक तरीके से गेटवे बनता है जहां से कि इजीली ब्रीथ जाए। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए हम ये आप लोग अभ्यास करते जाइए। हम लोग इसके बेनिफिट्स आपको इसलिए बताते हैं कि आपका ब्रेन, जब आप वो चीज कर रहे हैं तो आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करे कि मुझे ये फायदे मिल रहे। जब तक आपको पता नहीं रहेगा मुझे क्या फायदे मिल रहे हैं, उसके फायदे 50% हो जाते हैं। इसलिए आपका जानना जरूरी कि उसके करने से क्या फायदे होते हैं, क्या क्या, कौन सी मसल स्टिमुलेट हो रही है, कौन सी नाड़ी स्टिमुलेट हो रही है। इसलिए चलिए फिर से करेंगे। बेसिकली इससे सारी शोल्डर और हेड नेक की मसल्स स्टिमुलेट हो रही है। इससे आपको नेक पेन, सर्वाइकल पेन, बैक एक, इवन हम आगे डीप फेशिया की भी बात करेंगे कि डीप फेशिया हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को कैसे जुबान की टिप से लेके पैरों के अंगूठे तक कैसे कनेक्टेड करी हुई है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। जब हम स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड टंग मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो हम कुछ सेशंस में आगे रिस्ट्रिक्टेड टंग मूवमेंट्स की बात करेंगे। आप खुद भी ये समझ पाएंगे कि हम कैसे जाने हमारी टंग के मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड है या ना। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हम इंक्लूड करें। मेन मोटो यही है, जैसा मैडम ने बताया, कि चीजों को साइंटिफिकली और एविडेंस बेस्ड रखेंगे तो हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अब हमें हर चीज नॉलेज बेस्ड ही समझ में आती है। ठीक है, तो हर चीज को नॉलेज गेनिंग से जोड़िए तो चीजें एक्सेप्टेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। लंग्स का काम, नाक का काम चलते रहना चाहिए। कान अपना काम कर रहे हैं सुनने का। चलिए अब डॉक्टर चेतन आपको भ्रामरी के बारे में बताएंगे। कल हमने ग्रुप पे एक आर्टिकल भी आपके साथ शेयर किया है, वो आप पढ़िए और भ्रामरी करेंगे हम। कमर सीधी, आंखें बंद। पहले अंगूठे से कानों को दबा के बंद करिए, फिर आंखें बंद करेंगे, 3 उंगलियां आंखों पे धीरे से रखेंगे और अंगूठा उतने धीरे से बंद होगा कि बाहर की आवाज सुनाई ना पड़े। सब लंबी गहरी श्वास लेंगे और बिना मुंह खोले, भवरा कैसे करता है, ऐसे करना है। जब आप भ्रामरी का अभ्यास करेंगे तो वाइब्रेशंस यहाँ से निकलते हुए पूरे ब्रेन में जाते हुए आपको फील होंगे। ये जो साइनसेस है हमारे, जहाँ पे हमें सर्दी होती है तो भारी भारी लगता है, पैरानेजल साइनसेस, वहां पे वाइब्रेशंस फील होंगे। पहले 3 बार करेंगे, फिर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें।
भ्रामरी की प्रैक्टिस करते जाएंगे, दिन में कम से कम नहीं तो 5-6 बार आप जरूर करेंगे। भ्रामरी को लेके बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चेस आ रहे हैं और इसको योग संहिताओं में भी बहुत अच्छे से वर्णित किया है। कल रात को लेट मैंने एक आर्टिकल शेयर किया है आप लोगों से, एक राइटअप है, एक साइंटिफिक आर्टिकल का कुछ कंक्लूजिंग पॉइंट्स है उसमें, उसको जरूर पढ़ें। इंटरेस्टेड लोग अगर इसके बारे में रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं वो आर्टिकल शेयर करूंगा। बेसिकली उसमें ये चीजें बात समझ में आ रही है कि जब भ्रामरी हम कर रहे हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है, जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी डिटेल में, बट मैं नटशेल में आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जब हम भ्रामरी कर रहे हैं तो हमारे जो अपर एयरवे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसको क्रेनियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जिसमें हमारा मुंह के पीछे का हिस्सा और एपिग्लोटिस के ऊपर का हिस्सा, मतलब लंग्स जहां से शुरू होते हैं पाइपिंग, उससे ऊपर के हिस्से के बारे में भ्रामरी हमारे लिए काम करता है। इवन रिसर्चेस ये भी शो करती हैं कि डेफनेस और बहरेपन में भी इसमें आराम मिला है। बेसिकली होता क्या है कि ये जब चैम्बर में हम हवा को हमिंग करते हैं, वहीं की वहीं उसका गुंजन करते हैं, तो ये सभी जगह जाके अपना एक प्रेशर डेवलप करती है ना। आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे भी आपको ठंडा महसूस हो रहा है, स्पेशली इथिमॉइड साइनस में ठंडा महसूस हो रहा है, और मैक्सिलरी साइनसेस में भी आपको ठंडक और एक अलग तरीका का टेस्ट और स्मेल आपकी डेवलप हो रही है उस टाइम भ्रामरी के जज्बा। तो ये बेसिकली होता है नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंपली हम समझे हर चीज को रिलैक्स और खोल कर देने वाली गैस है ना। इसको हैप्पी गैस, उसके बारे में आर्टिकल भी आप जो दिया है ग्रुप में वो भी पढ़िएगा। तो ये इसका हमें मैक्सिमम डेवलपमेंट करना है, और रिसर्चर्स के मुताबिक 15 से 20 गुना ज्यादा ये भ्रामरी प्राणायाम करने के साथ साथ डेवलप होती है। तो हम खूब ये नाइट्रिक ऑक्साइड अपने साथ बनाए, प्रैक्टिस हर घंटे करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कुछ भी नहीं जा रहा है, एक अलार्म हम सेट करेंगे, किसी भी चीज से जोड़िए उसको। जब भी आप अपने व्हाट्सएप मोबाइल स्क्रीन पे एक रिमाइंडर डालेंगे, जैसी स्क्रीन ओपन होगी आपको रिमाइंडर्स होंगे ये सारे। इन सारी चीजों को आप प्रैक्टिस करिएगा। आर्टिकल बहुत अच्छा है, लंबा है, लेकिन उसको पढ़िएगा जरूर। ठीक है, पढ़िएगा, शेयर करिएगा। और कल हमने नाइट्रिक ऑक्साइड और नाड़ी शोधन और नस्य के ऊपर, भ्रामरी के ऊपर एक वीडियो भी शेयर किया है यूट्यूब लिंक का, वो भी एक बार वापस पढ़िएगा। ठीक है, तो चीजें इस तरीके से होंगी अच्छे से। अच्छा, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे साथ अगर कर रहे हैं प्राणायाम, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो जरूर हमसे शेयर करें कि क्या ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल में ये सब करने के बाद उनको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है क्या। तो थोड़ा सा ये एक सर्वे टाइप से भी डेवलप होगा, ताकि हम इसको और लोगों तक साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड तरीके से रख पाए। ठीक है, तो हम लोग फिर अब हम शायद मंडे को मिलेंगे, कल का कंफर्म नहीं है, बट कल के लिए रिमाइंडर जरूर आएगा आपको ग्रुप पे, जब आप सारे लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब जब रिमाइंडर्स आएंगे, जब जब कोई नई चीज शेयर होगी, उसके साथ में कस्टमाइज्ड ये समझिए कि आपको सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेनी। ठीक है, और सबने जिम्मेदारी लेनी है कि पूरी फैमिली मेंबर, जिस घर में आप, जिस किचन पे जितने लोग खा रहे हैं साथ खाना, सबको ये प्रैक्टिस कराएं, है ना। सबको ये प्रैक्टिस कराएं, बहुत ही अच्छे से हम इन सारी तकलीफों से निकल पाएंगे। और कल का सेशन के बारे में मैंने एक छोटा सा सोचा है, बच्चों के बारे में, है ना। तो ये ब्रीदिंग और इनके बारे में हम पीडियाट्रिक एयरवेज में बात करते हैं। मैं कोशिश कर, मतलब पूरी प्लानिंग है लगभग कि मैं एक मैसेज शेयर करूं जिसमें कि बच्चों के बारे में हम लोग कल बात करें। ठीक है, एक मैसेज भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं, स्पेशली 6 साल के आसपास, 3 साल से बड़े और 7-8 साल के बीच के, बहुत सारी प्रॉब्लम है। 90% बच्चों को ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हैं, और हम उन्हें डिसऑर्डर नहीं मानते, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी अभी तक उसमें समझ नहीं है। वो समझ हम कल डेवलप करेंगे,
खुद हम समझेंगे कि हाँ, आपको कल खुद पता लगेगा कि यार ये गलत ब्रीदिंग कर रहा है, ये गलत ब्रीदिंग कर रहा है। सिंपल चीजें हैं, हम सीखेंगे, जन जागरण का काम करेंगे। ब्रीदिंग सही कर ली हमने, हमने बहुत सारी अपनी चीजों को बचा लिया। ठीक है, सब चीज से कनेक्टेड है, कार्डियक प्रॉब्लम से लेके, स्ट्रेस से लेके, रिलेशनशिप से लेके, स्टडी से लेके, अटेंशन से लेके, जीवन में हर वो काम अगर हम अच्छे से कर सकते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सब बातों को हम अपने प्रैक्टिस में लाएं और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों को भी कराएं, है ना। इतना तो आप 6-7 दिन की प्रैक्टिस में सीख गए हैं, है ना। थोड़ा गलत करेंगे, थोड़ा सही करेंगे, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे, पर मेन इंपॉर्टेंट है स्टार्ट लेना, जो कि आप सबने ले ली। अभी कहने को तो दोनों ग्रुप में मिला के करीबन 250 लोग जुड़ गए, लेकिन देखने में ये आता है कि 10-12 लोग हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रिस्पॉन्सेज भी उनको मोटिवेट करेंगे, वो कहीं ना कहीं चीजों को लेके जाए। ठीक है, कोशिश करते रहिए, ब्रीदिंग के अवेयरनेस करते जाइए, कॉन्शियस ब्रीदिंग के बारे में हम और चर्चा करते रहेंगे। अब हम मंडे सुबह मिलेंगे, है ना, पर कल की छुट्टी करना नहीं है, आपने सबने प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, थैंक यू सर। किसी के भी कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो हमसे जरूर बात करें। हम चाहते हैं कि ये जो नई चीजें हैं, नई तरीके से जो हम रख सकते हैं, उसमें पूरी अपनी सहयोग दे पाए, क्योंकि हम भी अभी इन चीजों को समझ रहे हैं। जो पेंडेमिक हमारे सामने आया है तो सबकी इम्पोर्टेंस हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, नमस्कार। ओके, थैंक यू।